Hello everyone, this is Dipanjali and I welcome you all on my YouTube channel Study Time Media। बच्चों आज हम लोग नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल पढ़ेंगे दैट इज़ वॉक्यूल। एक्चुअल में वॉक्यूल वर्ड का मतलब होता है एम्प्टी यानी खाली। तो स्टार्टिंग में जब साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, देखा था, तो बस उन्हें यही लगा था कि एक्चुअल में सेल में एक खाली सी वॉक्यूल है जो मेम्ब्रेन से बाउंडेड है, यानी खाली स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है, जिन्होंने उसको वॉक्यूल कहा। लेकिन लेटर ऑन जैसे डिस्कवरी पूरी हुई, बहुत सारे साइंटिस्ट का ध्यान इस पर गया और साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि ये खाली नहीं होता है बल्कि इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ रहता है। अब ये फ्लूइड इम्पॉर्टेंट चीज़ों को भी कंटेन करके रखता है और वेस्ट मटेरियल को भी कंटेन करके रखता है। शॉर्ट में बोल सकते हैं कि वॉक्यूल स्टोरेज सैक होते हैं, यानी स्टोर करने का काम करते हैं। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो वॉक्यूल बहुत स्मॉल होते हैं, ठीक है, और टेम्परेरी होते हैं। इनमें वाटर भी होता है, ग्लाइकोजन भी होता है और प्रोटीन वगैरह भी भरे हुए रहते हैं। साथ ही साथ वेस्ट प्रोडक्ट जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं वो भी वॉक्यूल में भरे हुए रहते हैं। अगर प्लांट की बात करें तो वॉक्यूल लार्ज होती हैं, डिस्टिंक्ट और परमानेंट होती हैं। प्लांट में परमानेंट वॉक्यूल होती हैं, लार्ज हैं। इतनी लार्ज होती हैं कि कभी कभी प्लांट सेल का 90% पार्ट ये वॉक्यूल से ही घिरा हुआ रहता है और सिर्फ 10% पार्ट में बाकी अदर चीज़ें होती हैं। और इतना बड़ी हो जाती हैं ये कि न्यूक्लियस को सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के पास खिसका देती हैं और खुद ही पूरा ऑक्यूपाई कर लेती हैं स्पेस को। अब ये फिल्ड रहती हैं किससे? सेल सैप से, यानी इनमें जो फ्लूइड भरा हुआ रहता है उससे। उस फ्लूइड में शुगर, अमाइनो एसिड और मेटाबॉलिक वेस्ट भी मौजूद होता है। तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है एनिमल वॉक्यूल की, और प्लांट सेल्स में इस तरह की बड़ी बड़ी वॉक्यूल्स मिलती हैं। ये वॉक्यूल्स फूड वॉक्यूल्स भी होती हैं। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे अमीबा वगैरह, तो वो इन्हीं वॉक्यूल्स के थ्रू ही अपने फूड को बॉडी में लेते हैं, उसको इनटेक करना, डाइजेस्ट करना और फिर उसको बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस में भी यही वॉक्यूल्स पार्टिसिपेटेड हैं। जैसे आप लोगों ने स्ट्रक्चर देखी होगी, अमीबा इस तरह का होता है, ऐसे ही पैरामीशियम जो होता है वो भी इसी प्रोसेस के थ्रू। तो अमीबा, जैसे ही कोई फूड पार्टिकल अमीबा के पास आता है तो फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू, यानी फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस में अमीबा इसको अपने अंदर ले लेता है फूड पार्टिकल को, और ये उसकी बॉडी में एक वॉक्यूल बनाती हैं जिसको फूड वॉक्यूल कहा जाता है। फिर ये डाइजेस्ट होती है, यानी एंजाइम वो इस पर इंजेक्ट करता है और ये उस फूड को डाइजेस्ट कर लेता है, और जो बचा हुआ वेस्ट है वो वॉक्यूल के फॉर्म में ही बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है, यानी उसको कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल कहा जाएगा उस वक्त में जब बॉडी से वेस्ट रिमूव होगा। तो इसी तरह से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वॉक्यूल इम्पॉर्टेंट पार्ट है एज अ फूड कंटेनिंग का। और एनिमल और प्लांट में तो है ही साथ में बहुत सारी यूज़फुल और बहुत सारे जो वेस्ट मटेरियल हैं वो वॉक्यूल में ही फिल्ड रहते हैं। फंक्शन अगर हम देखें तो ये मेंटेन करके रखती हैं वॉक्यूल्स ऑस्मोटिक प्रेशर को। ऑस्मोटिक प्रेशर जो हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं, जब हमने सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल पढ़ाई थी, तो आपको वहाँ से डिटेल में मिल जाएगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को किसी भी सेल वॉल में जब सॉल्वेंट मूव करते हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, तो जो प्रेशर जनरेट होता है उसको मेंटेन करने का काम ये वॉक्यूल्स करती हैं। नेक्स्ट, प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, यानी कि किसी भी सेल को वो उसकी शेप में बरकरार रखती हैं। जैसे अगर कोई भी प्लांट सेल है तो उसमें जैसे ही वाटर का मूवमेंट होता है अंदर की तरफ तो वो स्वॉलो हो जाती है, जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन है आउटर वाली उस पर फोर्स लगेगा, उस पर प्रेशर जनरेट होगा, और उस वक्त में ये वॉक्यूल्स ही हैं जो उसकी उस शेप को, यानी वो उस वाटर को, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को अपने अंदर ले लेंगी, जिससे कि उसकी शेप पर, यानी उसके वॉल पर लगने वाला प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा, इतना हो जाएगा कि वो बियर कर पाए, सहन कर पाए। तो ये उसकी टर्जिडिटी और रिजिडिटी उसकी शेप को बरकरार रखती हैं, किसी भी सेल की शेप को। नेक्स्ट एंड फाइनल वन इज स्टोर टॉक्सिक मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट, यानी वॉक्यूल जैसा कि हमने बताया ये सिर्फ यूजफुल सब्सटेंस को ही नहीं स्टोर करके रखती बल्कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको भी ये स्टोर करके रखती है। तो जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट बना है उसको ये स्टोर करके रख देगी, या तो उसके टाइम के बाद वो निकाल देगी उसकी बॉडी से, या फिर वो उसी के अंदर डाइजेस्ट कर देती है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनिज्म
पैरोक्सीजोम, ये जो पैरोक्सीजोम है 2 वर्ड से मिलकर बना है, पैरोक्सी एंड जोम, सोमा वर्ड से। तो सोमा का मतलब पहले भी बताया बॉडी, एंड पैरोक्सी मीन्स होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये दोनों से मिलकर बना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड बॉडी। अब इसका मतलब क्या है, पहले इसे समझने से पहले हम इसकी शेप देख लेते हैं। तो ये बहुत स्मॉल होता है, बहुत एक ग्रैनुलर शेप होती है इसकी, और 0.3 to 1.5 mm तक होता है। स्फेरिकल ऑर्गेनल है कंटेनिंग पावरफुल ऑक्सीडेटिव एंजाइम, यानी इसमें ऑक्सीडेशन की प्रोसेस के लिए एक एंजाइम होता है जिसको ऑक्सीडेटिव एंजाइम कहेंगे। वो एंजाइम इस पेरोक्सीजोम में प्रेजेंट रहता है। मोस्टली फाउंड इन लिवर सेल एंड किडनी, ये जो हमारी लिवर होती है या किडनीज होती हैं उनमें ये फाउंड होता है, उन्हीं में ये मिलता है ज़्यादातर। अब ये होता कैसे है, हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ वगैरह के थ्रू जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है H2O2, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना है, इसको ऑक्सीडेट कर देता है, इसका ऑक्सीडेशन कर देता है। किस में, वाटर में, क्योंकि वाटर हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, और ऑक्सीजन में, इन दोनों चीज़ों में ये इसका ऑक्सीडेशन कर देता है। अब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि बहुत पॉइजनस है, बहुत टॉक्सिक है, ये इसका ऑक्सीडेशन हो गया है। तो ये काम किसने किया है, पैरोक्सीजोम ने। अब अगर हम किसी माइक्रोस्कोप से इसको देखते हैं तो इसमें बहुत छोटे छोटे ग्रैनुलर स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें इसको तो इसमें एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस दिखाई देगा, क्रिस्टल का बना हुआ। तो एक्चुअल में वो क्रिस्टल की बनी हुई प्रोटीन होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं जो उसकी स्ट्रक्चर में दिखाई दे रही हैं, और सिर्फ एक सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होती हैं वो। तो उनको कहा जाता है कैटालेज एंजाइम। ये कैटालेज एंजाइम ही है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को इनमें वाटर में और ऑक्सीजन में ब्रेक करता है, और हमारी बॉडी के जो टॉक्सिक मटेरियल है इसको हमारी बॉडी से बाहर निकालता है, यानी कि इनके फॉर्म में आउट हो जाएगा या फिर यूज़ हो जाएगा। ऑक्सीजन है तो यूज़ हो जाएगा बॉडी में। फंक्शन, यही फंक्शन है इनका, यानी स्पेशलाइज्ड फॉर कैरिंग आउट सम ऑक्सीडेटिव रिएक्शन। कुछ ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस होती हैं सच एज डिटॉक्सिफिकेशन और रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द सेल, और लिपिड कैटाबॉलिज्म, यानी कि हमारी बॉडी में जो लिपिड या फैट सबमिशन हो रहा है, जम जाता है, उसको भी ये काटने का काम करता है। यानी बॉडी में जो टॉक्सिक मटेरियल हैं उनके साथ साथ हमारी बॉडी में जो फैट है उसको ब्रेक करने का काम यही करता है। तो फैट का जो फैटी एसिड होता है उसको ये सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक कर देता है, और वो सिंपल सब्सटेंस को सेल यूज़ कर लेती है किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए। यानी फैटी एसिड अब ब्रेक हो गया है और वो सिंपल सब्सटेंस में टूट गया, अब उससे एनर्जी सेल ले लेगी। तो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम किसी प्लांट में नहीं होगा, किसी प्लांट की सेल में नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में ही प्रेजेंट रहेगा, और इसकी स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल सी होती है। यानी 2 ग्रैनुअल्स होती हैं जिनको सेंट्रियोल्स कहा जाता है। ये आप देख ही सकते हो, हॉलो सिलेंड्रिकल शेप में इनको सेंट्रियोल्स कहा जाता है, और आसपास के लिक्विड को सेंट्रोप्लाज्म कहा जाता है। ये जो सेंट्रोसोम होता है इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। आप लोग देखो यहाँ पर कोई मेम्ब्रेन से ये बाउंडेड नहीं है। इसका सिंपल सा वर्क है सेल डिवीज़न के वक्त में। सेल डिवीज़न के वक्त में ये उस शेप को स्पिंडल बनाता है, यानी कि स्पिंडल्स का फॉर्मेशन करता है जब एनिमल सेल डिवाइड होती है उस वक्त में। जैसे आप लोग देखोगे जब सेल डिवाइड होती है तो उसमें कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं, तो कुछ इस तरह की ये स्ट्रक्चर यहाँ पर दोनों सेंट्रियोसोम इकट्ठा हो जाएंगे जिससे कि स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की हो जाएगी। जब सेल डिवाइड होगी या सेल डिवीज़न, माइटोसिस, मियोसिस आप लोग पढ़ोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना कि सेंट्रियोसोम्स जो होते हैं वो किसी भी सेल को डिवीज़न के वक्त में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ ये किसी भी सेल की स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखते हैं। यानी कि डिफरेंट सेल की स्ट्रक्चर होती है, उसकी उस स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने का काम भी सेंट्रियोसोल करते हैं। कैसे? जो सेल होती है उसमें बहुत छोटे छोटे प्रोटीन के बने हुए धागे जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये इन्हीं से प्रोड्यूस होती हैं, इन्हीं से अराइज होती हैं। तो ये सेंट्रियोसोल उन धागों से सभी ऑर्गेनल को उनके प्लेस पर बरकरार रखता है, उसे इधर उधर भटकने नहीं देता। तो ये सेल की स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखे हैं। तो आई होप आप लोगों को जितने भी सेल ऑर्गेनल अब तक पढ़े हैं, हमने 10 सेल ऑर्गेनल पढ़े हैं,
वो सब आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अब डिफरेंस देख लेते हैं एनिमल सेल में और प्लांट सेल में, क्योंकि चैप्टर फिनिश ही होने वाला है। तो आप लोगों को सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगी। एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है जिसमें कि बायोलॉजी की 9th क्लास की जितनी भी वीडियोस अब तक पढ़ाई हैं वो सारी एक जगह आप लोगों को मिल जाएंगी। नाउ नेक्स्ट इज एनिमल सेल में और प्लांट सेल में डिफरेंस देखना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब एनिमल सेल का अगर हम साइज़ देखें ना तो ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होती हैं, जबकि प्लांट सेल लार्ज होती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इनमें कोई प्लास्टिड नहीं होता, कोई क्लोरोप्लास्ट वगैरह नहीं होता, और इनमें प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड वगैरह प्रेजेंट रहते हैं, क्लोरोप्लास्ट रहता है, तभी तो कलर देता है इसको। अब जितनी भी प्लांट सेल होती हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, सेल्यूलोज की बनी हुई। इनमें कोई सेल वॉल नहीं होती, आउटर मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही होती है, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। नेक्स्ट, ये जो वॉक्यूल्स अभी हम लोगों ने पढ़ा था, वॉक्यूल्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, वो बहुत छोटी होती हैं, बहुत स्मॉल होती हैं, जबकि इनमें वॉक्यूल्स बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, यानी लार्ज वॉक्यूल्स मिलती हैं। नेक्स्ट, इनमें जो गोल्जी एपरेटस होता है उसको गोल्जी एपरेटस ही या गोल्जी कॉम्प्लेक्स ही बोलते हैं। ठीक है, और पैकेजिंग का काम करता है। लेकिन इसमें जो गोल्जी एपरेटस है उसका नाम डिक्टियोसोम है। ठीक है, मैंने बताया था डिक्टियोन मीन्स थ्रोन और सोमा मीन्स बॉडी, यानी बॉडी को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाना, या तो विद इन द सेल हो या फिर इंटरसेल्युलर ट्रांसपोर्टेशन हो। नेक्स्ट, इनमें ये जो सेंट्रोसोम है सिर्फ इनमें ही मिलेंगे। सेंट्रोसोम अभी हम लोगों ने पढ़े, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोल, लेकिन प्लांट सेल में सेंट्रोल या सेंट्रियोसोम्स नहीं प्रेजेंट रहते हैं। अगर हम देखें तो ये कुछ डिफरेंस रहे एनिमल सेल के और प्लांट सेल के। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और देख लेते हैं। अच्छा, सबसे जो स्मॉलेस्ट सेल्यूलर ऑर्गेनल है वो होता है, आप लोग सोचो, राइबोसोम। तो राइबोसोम सबसे छोटा होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर आप देखते हो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर इस तरह की स्ट्रक्चर, ये प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल इन प्लांट में सबसे ज़्यादा, तो ये प्लास्टिड, जो प्लास्टिड होते हैं वो प्लांट में सबसे ज़्यादा लार्ज ऑर्गन होते हैं। एनिमल्स में क्या है, तो एनिमल्स में कंसीडर किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया सबसे लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर, यानी कि सेल के अंदर की कौन सी सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है, तो उसको बोला जाता है न्यूक्लियस। तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये न्यूक्लियस वगैरह के बारे में। तो हमारी जो सेल है वो पूरी एक तरह की फैक्ट्री की तरह काम करती है। उसमें एनर्जी प्रोवाइड होती है माइटोकॉन्ड्रिया से, पैकेजिंग का काम होता है चीज़ों को, और ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी एपरेटस से। सोल्जर भी हैं उसमें, यानी कि जो अनडिज़ायरेबल चीज़ें घुस आई होंगी उनको भी बाहर निकालने का, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। यानी चेकिंग का भी काम अच्छे से होता है, कहीं कोई गलत आदमी ना घुसाए अंदर, तो वो कौन करता है, लाइसोसोम करता है। सुसाइड बैग या डाइजेस्टिव बैग्स कहा जाता है उनको। ऐसे ही पूरी बॉडी यानी पूरी एक एक सेल का ऑर्गेनल अपना अपना फंक्शन बखूबी निभाता है और एक फैक्ट्री की तरह परफॉर्म होते हैं सारे फंक्शंस। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर चैप्टर से रिलेटिव, अब टॉपिक से नहीं, चैप्टर से रिलेटिव अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।